स्वागत है आप सबका फिनशाला के इस नए वीडियो पर। हम कर रहे हैं एनआईएसएम सीरीज 16 की तैयारी, जो कि है कॉमन डेरिवेटिव्स का एग्जाम। अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो पहले आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देखकर आ जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की। तो चैप्टर नंबर 3 के 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा कि ये टॉपिक्स किस किस चीजों के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 1, futures contracts are traded on A, OTC only, B, recognized exchange, C, private agreements, या D, banks only। तो जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंजेस। Question number 2, future contracts are standardized in terms of A, quantity and quality, B, credit rating, C, interest rate, D, company earning। अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जहां पर मैंने डिस्कस किया है कि फॉरवर्ड और फ्यूचर्स में क्या डिफरेंस होता है, वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। तो क्या किस चीज को आप खरीद रहे हो, सपोज अगर आप जीरा खरीद रहे हो, जीरा का फ्यूचर्स खरीद रहे हो, तो जो जीरा होगा वो किस क्वालिटी का होगा। अगर मैं कॉटन खरीद रहा हूं तो मैं किस टाइप का कॉटन खरीद रहा हूं। अगर मैं पेपर खरीद रहा हूं तो वो किस टाइप की पेपर होगी, तो उसे कहते हैं क्वालिटी। राइट। एंड जब आप गोल्ड का फ्यूचर्स खरीदते हो, वो 1 केजी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। गोल्ड मिनी 100 ग्राम का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। गोल्ड 10 ग्राम्स का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या होता है, सिर्फ नाम से नहीं, जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में पढ़ते हो तो क्या क्वांटिटी में बाय सेल होगी, क्या लॉट साइज है, और आपकी क्या क्वालिटी है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ कैरी इंक्लूड्स ए, स्टोरेज एंड इंटरेस्ट, बी, डिविडेंड ओनली, सी, टैक्स ओनली, या डी, ब्रोकरेज ओनली। तो यहां पर हमको ये समझना है कि कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब क्या हुआ। तो आप जब देखते हैं ना, कैश की प्राइस मतलब आज की प्राइस, और सपोज 1 महीने बाद के फ्यूचर्स की प्राइस, आपको उसमें गैप दिखता है। वो गैप क्या होता है, वो होता है स्पॉट प्राइस, आज की प्राइस, प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। अभी कॉस्ट ऑफ कैरी में क्या होता है, आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा कमोडिटी को, और इस कमोडिटी को आप फ्यूचर्स में खरीद रहे हो, तो आप तो पैसे दे नहीं रहे हो पूरे पैसे। तो आपको एक कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग लगेगी अगर आप इस चीज को आज खरीद लेके स्पॉट मार्केट में रख लेते हो, जो आपको प्राइस कम दिख रही है, अगर आप उस प्राइस पे खरीद के रख लेते हो और 1 महीना तक कैरी करते हो, तो आपको 1 महीने तक का स्टोरेज कॉस्ट देना है। और क्योंकि आप स्पॉट में खरीद रहे हो तो आपको पूरे पैसे देने हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, पैसे लग रहे हैं, तो उसका भी तो एक ब्याज है। तो इस एक्सप्लेनेशन से अब आपको समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ कैरी में क्या क्या आता है, स्टोरेज कॉस्ट एज वेल एज इंटरेस्ट कॉस्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्टोरेज एंड इंटरेस्ट कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, convergence refers to A, spot and futures prices meeting at expiry, B, index rise, C, warehouse default, या D, मार्जिन इंक्रीज। अब ये कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे क्या हुआ, ये स्पॉट प्राइस का मूवमेंट है। ये जो स्पॉट प्राइस है वो यहां से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर फ्लैट हुई, और ये फिर फाइनली एक्सपायरी वाले दिन यहां पर एंड की। अब आप आ जाइए, सपोज यहां पर ये है फ्यूचर्स की प्राइस। अब फ्यूचर्स की प्राइस जो है वो यहां पर है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसे चेंज कर देता हूं, मैं ब्लैक कलर से करता हूं। अभी देखिए दोनों में गैप है। अब ये गैप जो है ना ये हमेशा रहेगा, और धीरे 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 ये गैप कम होगा, और लास्ट डे जब आके देखोगे तो ये जो फ्यूचर्स प्राइस है
और ये जो स्पॉट प्राइस है वो एक हो जाती हैं। ये क्यों होता है? आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि स्टोरेज कॉस्ट होती है और इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, तो ये दिनों के हिसाब से होती है। तो जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे, आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैरी है वो कम होता जाएगा। अभी भी कॉस्ट ऑफ कैरी है, यहां पर भी कॉस्ट ऑफ कैरी है, यहां पर भी कॉस्ट ऑफ कैरी है, यहां पर भी कॉस्ट ऑफ कैरी है। लेकिन जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैरी भी कम होते जा रही है। ठीक है। एंड फाइनली लास्ट एक्सपायरी डे देर विल बी नो कॉस्ट ऑफ कैरी। तो इसीलिए अब आप यहां पर अगर देखोगे इस एक्सप्लेनेशन के बाद, तो आपको समझ में आएगा करेक्ट आंसर है कि स्पॉट एंड फ्यूचर्स प्राइजेस मीटिंग एट एक्सपायरी, जिसका कारण मैंने आपको समझा दिया। इस चीज को कहते हैं कन्वर्जेंस, मिलना। दो अलग अलग चीजें हैं, एक जगह जाके क्या हो रही है, मिल रही हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, स्पॉट एंड फ्यूचर्स प्राइजेस मीटिंग एट एक्सपायरी। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं ना, तो अगर आप चाहते हो कि आप इस एग्जाम को एक बार में क्लियर कर सको, आपके पास में उतना टाइम नहीं है, आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक बार में पढ़ के इसे कंप्लीट करना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए इसका एक सोल्यूशन निकाला है। मैंने 500 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू तैयार किया है, सेट 1 से लेके सेट 5 तक। तो इस कोर्स को अगर आप एक्सेस करते हो, तो ये 500 क्वेश्चन की तैयारी आप करके जाइए। उम्मीद करता हूं कि इसमें तैयारी आपकी इतनी तगड़ी होगी कि आप एक बार में इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कोर्स का। और जैसे कि आप एक यूट्यूब फैमिली हो, तो आपके लिए एक कूपन कोड है, वो भी वहां पर मेंशन्ड है। कूपन कोड को यूज कीजिए, उसे अप्लाई कीजिए और डिस्काउंट का फायदा उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। टिक साइज रिप्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रैक्ट साइज, बी मिनिमम प्राइस मूवमेंट, सी मार्जिन अमाउंट, डी डिलीवरी चेंज। तो सपोज कोई शेयर है 12,000 रुपए का, या सपोज ज्यादा हो गया, चलिए एक कोई शेयर है 2,000 रुपए का, तो उसकी अगली प्राइस क्या हो सकती है? वो होगी रफली, अगर उसका टिक साइज 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी प्राइस या तो 2001 होगी या तो 1999 होगी। यानी कम या ज्यादा मिनिमम कितनी प्राइस से हो सकता है? तो इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ में आ गया कि टिक साइज का यहाँ पर मतलब होगा मिनिमम प्राइस मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क टू मार्केट सेटलमेंट अकर्स एट एक्सपायरी ओनली, डेली, मंथ, सी मंथली, या डी ईयरली। मार्क टू मार्केट एमटीएम जो होता है वो डेली होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, डेली। Question number 7. Initial margin is collected to pay profit A, B cover default risk, C increase leverage, या D avoid delivery. Initial margin is like a security deposit. ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे इसलिए लिया जाता है, बायर से और सेलर दोनों से, ताकि दोनों के पास में कोई भी इंसेंटिव ना हो डिफॉल्ट करने का। तो यहां पर आपको समझ में आया मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कवर डिफॉल्ट रिस्क। क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन बेनिफिट फ्रॉम ए प्राइस फॉल, बी प्राइस राइज, सी स्टेबल प्राइस, डी वेयर हाउस डिफॉल्ट। तो जो लॉन्ग फ्यूचर्स होता है वो आपको बेनिफिट करता है जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, प्राइस राइज। तो दो क्वेश्चन बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। और वक्त आ चुका है आपसे रिक्वेस्ट करने का कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेहनत समझ में आ रही है, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी अर्ज कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हमारा अभी का शॉर्ट टर्म टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना। हम ऑलरेडी 7,000 क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये टारगेट हम जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन बेनिफिट्स फ्रॉम। तो अगर आपने लॉन्ग किया था तो प्राइस ऊपर जाने से बेनिफिट हुआ था, तो अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपको बेनिफिट होगा प्राइस फॉल से। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए,
price fall. Question number 10. Final settlement price is determined by A. Broker's decision, B. Exchange mechanism, C. Speculator choice, D. Warehouse. फाइनल सेटलमेंट प्राइस का जो मैकेनिज्म निकालने की जिम्मेदारी है वो एक्सचेंज की है. सो करेक्ट आंसर विल बी बी, एक्सचेंज मैकेनिज्म. तो ये था चैप्टर नंबर 3. मैं मिलूंगा आपके साथ चैप्टर नंबर 4 के साथ, एमसीक्यू 10 क्वेश्चन के साथ में. तब तक आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूं, और आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक इस चैनल को पहुंचाना.